हेलो दोस्तों, शेखर राजपूत चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आइए हम लोग क्लास 10th की भूगोल पढ़ रहे हैं और भूगोल में बहुत ही प्यारा लेसन है। 2024 के बोर्ड एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की ओर चल रहे हैं। 2024 के बोर्ड एग्जाम में आने वाले बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न हैं। इन्हीं में से प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे। आप अगर चूक गए तो समझ लीजिए परसेंटेज की धज्जियां हो जाएगी। तो आप लोग इसे पढ़िए, नोट्स आपको मैं दे दूंगा, आप लोग को नोट्स मिल जाएगी। बहुत ही प्यारा लेसन है कृषि, भूगोल से बहुत ही प्यारा लेसन है कृषि। इससे बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। तो आइए वन बाय वन करके हम लोग देखते हैं। देखिए बहुविकल्पी आएंगे, लघुत्तरी भी आएंगे, दीर्घोत्तरी भी आएंगे। तो चलिए वन बाय वन करके देखते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत की महत्वपूर्ण रोपण की फसलें कौन सी है। जी हाँ, भारत की महत्वपूर्ण रोपण की फसलें कौन सी है। तो चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला। चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला। रोपण फसलें कौन सी है। चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला। ऐसा नहीं कि इतनी है, और भी है, और आप याद कर लीजिए, लेकिन इतना ज्यादा लिखना नहीं होता, दो तीन लिखना होता है। तो चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला भारत की महत्वपूर्ण फसलें हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की चार रबी की, रबी का मतलब होता है ठंडी भैया, तो रबी में रबी का मतलब होता है ठंडी। तो भारत की चार रबी की फसलें पूछ रहे हैं, तो रबी का मतलब होता है ठंडी। और ठंडी में आपको पता है गेहूं, चना, मटर, सरसों, जौ, यही सब बोया जाता है। गेहूं ठंडी अभी चल रही है, ठीक है ना। गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया, जौ हो गया, ये अभी बोई है और ठंडी का महीना भी चल रहा है, दिसंबर है, आज 20 तारीख है दिसंबर का। समझ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की चार खरीफ की फसलों के नाम बताइए। खरीफ का मतलब होता है गर्मी की। खरीफ मतलब क्या होता है, गर्मी की फसल। तो आप जानते हैं चावल हो गया, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, उर्द, मूंग, कपास, ये सब कब की फसलें हैं, गर्मी की फसलें हैं, यानी खरीफ की फसलें हैं। तो रबी का मतलब ठंडी की फसल और खरीफ का मतलब गर्मी की फसल। तो रबी मतलब ठंडी, तो आप ठंडी में जान जाएंगे क्या बोया जाता है, और खरीफ मतलब गर्मी, तो आप गर्मी में जान जाएंगे क्या बोया जाता है। तो अगर आप ऐसे रबी मतलब ठंडी क्लियर कर ले, खरीफ माने गर्मी क्लियर कर ले, समझ में आ रहा है ना, तो समझ लीजिए कि क्लियर हो गया, फिर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अगला प्रश्न है कि रोपण की कृषि, रोपण की कृषि से क्या तात्पर्य, यानी रोपण कृषि किसे कहते हैं। देखिए विस्तृत क्षेत्र में, यानी दूर दूर तक, विस्तृत क्षेत्र में एक ही प्रकार की बोई जाने वाली फसलों को रोपण की फसल कहते हैं। विस्तृत क्षेत्र में, विस्तृत मतलब दूर दूर तक एक ही प्रकार की बोई जाने वाली फसलों को रोपण की फसल कहते हैं। जैसे आप दूर दूर तक देख रहे हैं, आपको केला ही केला दिख रहा है, आप दूर तक देख रहे हैं आपको मक्का ही मक्का दिख रहा है, आप दूर तक देख रहे हैं आपको धान ही धान दिख रहा है, मतलब एक ही प्रकार की बोई जाने वाली फसलों को रोपण की फसल कहते हैं, रोपण की फसल कहते हैं। क्लियर हो गया। तो इसमें प्रश्न है कि रोपण कृषि की दो विशेषताएं लिखिए भैया। रोपण कृषि विस्तृत क्षेत्र में बोई जाती है, पहली विशेषता है रोपण कृषि विस्तृत क्षेत्र में बोई जाती है, यानी दूर दूर तक बोई जाती है। और दूसरी विशेषता है कि रोपण कृषि के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। पूंजी मतलब धन पैसा, अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है और अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। श्रम मतलब कार्य करना। भाई विस्तृत क्षेत्र में अगर दूर दूर तक, अगर विस्तृत क्षेत्र में अगर दूर दूर तक फसलें बोई हैं, तो भाई अगर विस्तृत क्षेत्र में बोई है तो आपको पता है पूंजी लगेगी और श्रम लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला प्रश्न है कि घुमा फिरा के पूछ सकता है किसी एक पेय पदार्थ का नाम बताइए, या हो सकता है ये पूछ ले कि चाय की खेती का वर्णन कीजिए, क्योंकि चाय ही दिया है, क्योंकि कृषि में चाय ही दिया है, तो हो सकता है पूछ ले चाय की खेती का वर्णन कीजिए। तो चलिए किसी एक पेय पदार्थ, पेय मतलब पीने वाला पदार्थ। तो चलिए देखिए चाय एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है, चाय की खेती का हम लोग वर्णन कर रहे हैं, ठीक है ना। चाय एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है। कौन सी पदार्थ है, पेय पदार्थ अर्थात पीने वाला पदार्थ है। और सुनिए चाय का पौधा उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधी वाले ढलान क्षेत्रों में उगाया जाता है। चाय का पौधा उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधी वाले ढलान क्षेत्रों में उगाया जाता है। ढलान क्षेत्रों में क्यों उगाया जाता है, ताकि पानी का निकास आसानी से हो सके, यानी पानी निकल सके। क्यों, क्योंकि अधिक पानी चाय की खेती के लिए नुकसानदायक होता है, क्योंकि अधिक पानी चाय की खेती के लिए नुकसानदायक होता है। और चाय की खेती के लिए पाला की जरूरत नहीं होती, कोयला की जरूरत नहीं होती है, और वर्ष भर एक समान वर्षा की आवश्यकता होती है। वर्ष भर एक समान वर्षा होनी चाहिए ताकि इनकी पत्तियां कोमल और मुलायम हो सके। क्या हो सके, ताकि इनकी पत्तियां कोमल और मुलायम हो सके। तो क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। चाय एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है। यह उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधी वाले ढलान क्षेत्रों में उगाया जाता है ताकि पानी का निकास आसानी से हो सके, क्योंकि अधिक पानी चाय की खेती के लिए नुकसानदायक होता है और इसमें नम और कोहरा की आवश्यकता, पाला की आवश्यकता नहीं होती है। वर्ष भर एक समान वर्षा की आवश्यकता होती है ताकि पत्तियां कोमल और मुलायम हो सके। अगला प्रश्न है भारत की किसी एक खाद्य फसल का नाम बताइए, वर्णन कीजिए।
खाद्य मतलब खाने वाली फसल। और हो सकता है खाने वाली कई फसल है भाई, गेहूं भी हो गया, चावल भी हो गया। तो हो सकता है आप गेहूं के बारे में लिख दीजिए, खाद्य फसल पूछ रहा है, या तो चावल के बारे में। अगर खाद्य फसल कह रहा है तो दोनों में से कोई एक लिख दीजिए। लेकिन अगर नाम दे दिया गेहूं की फसल का वर्णन कीजिए, अगर नाम दे दिया गेहूं की फसल का वर्णन कीजिए, तो आपको गेहूं के बारे में लिखना पड़ेगा। तो खाद्य फसल में चलिए पहले मैं ले लेता हूं गेहूं। देखिए गेहूं भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। गेहूं क्या है? गेहूं भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। यह देश के उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में उगाया जाता है। गेहूं बता रहे हैं पाया जाता है। देखिए आराम से समझेंगे। देखिए गेहूं के अगर हम वर्णन करें, फिर से देख लीजिए, गेहूं का वर्णन करें तो देखिए गेहूं भारत की एक प्रमुख खाद्य फसल है। खाद्य मतलब खाने वाली फसल है, खाद्य फसल है, ठीक है ना। यह भारत के उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में उगाया जाता है, यह पैदा किया जाता है भारत के उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में पैदा किया जाता है। इसके अलावा गेहूं देश के दो मुख्य क्षेत्रों में उगाया जाता है। उत्तर पश्चिम में गंगा नदी के सतलज मैदान में, हाँ उत्तर पश्चिम में गंगा नदी के, उत्तर पश्चिम में गंगा नदी के सतलज मैदान में, और दक्कन की काली मिट्टी में उगाया जाता है। किसको? गेहूं को उगाया जाता है, मतलब पैदा किया जाता है। उसके अलावा ये भारत के अन्य राज्यों में भी उगाया जाता है। कौन कौन हो गया? पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। आदि राज्यों में पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, बिहार हो गया। यहाँ क्या किया जाता है? यहाँ गेहूं का उत्पादन होता है, अर्थात गेहूं पैदा किया जाता है। तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में गेहूं उगाया जाता है। क्लियर हो रहा है? चलिए अगला प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि गन्ना की खेती का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। गन्ना की खेती से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि गन्ना की खेती। देखिए गन्ना एक उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। गन्ना एक उष्ण अर्थात उपोष्ण कटिबंधीय फसल है, ठीक है ना, अर्थात नमी में उगाया जाने वाला, अर्थात ठंडी के समय में उगाया जाने वाला, ठीक है ना। तो गन्ना एक उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। गन्ना उगाने के लिए 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। तो 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्मी नहीं होती, गर्मी लंबा पहुंच जाती है, समझ रहे हैं ना आप, गर्मी लंबा पहुंच जाती है, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल सीजन होता है। तो गन्ना उगाने के लिए 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। और सुनो, जिन क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती है उन क्षेत्रों में थोड़ा सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां वर्षा बहुत कम होती है, तो वहां सिंचाई की भी आवश्यकता पड़ती है। जैसे राजस्थान हो गया, राजस्थान में वर्षा कम होती है तो हल्का फुल्का सिंचाई की आवश्यकता होती है। और सुनिए, गन्ना को किसी भी मिट्टी में उगाया जा सकता है। जी हाँ, गन्ना को किसी भी मिट्टी में उगाया जा सकता है। और गन्ना के लिए बुआई से लेकर कटाई तक बहुत अधिक परिश्रम यानी मेहनत की आवश्यकता होती है। और गन्ना से क्या क्या बनता है? गन्ना से चीनी, गुड़, सीरा आदि बनाया जाता है। तो गन्ना एक उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय फसल है, समझ रहे हैं ना। गन्ना एक उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। गन्ना उगाने के लिए 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। गन्ना को किसी भी मिट्टी में उगाया जा सकता है, अर्थात किसी भी मिट्टी में उगाया सकता है। और जिन क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती उन क्षेत्रों में अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। और जुताई से कटाई तक, बुआई से कटाई तक बहुत अधिक परिश्रम की आवश्यकता होती है। गन्ना मतलब समझ लो चीर फाड़ करना। आगे आगे उसके अलावा है कि गन्ना से गुड़, सीरा तथा चीनी बनाया जाता है। उसके अलावा ये कई राज्यों में उगाया जाता है। जैसे अगर मैं कहूं, एक लड़का है, मान लो लड़का है, वो गन्ना का लालची है, गन्ना का लालची है, जिद्दी है कि मुझे गन्ना चाहिए, गन्ना चाहिए, गन्ना चाहिए, गन्ना चाहिए, जिद्दी है। तो मैंने कहा हरियर हरियर पाए गए, तो हरियर से हरियाणा, पाए गए से पंजाब। एक लड़का है, वो मान गन्ना का शौकीन था, मैं गन्ना चूहा 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 चूहा, चूहा नहीं, मुझ बिल्ली नहीं उसने कहा मैं गन्ना चूहूंगा, तो जिद्दी आ गया है। तो जिद्द में उसने, मैंने कहा हरियर हरियर पाए गए, तो हरियर हरियर से हरियाणा राज्य हो गया, पाए गए से पंजाब हो गया। मैंने लड़का से कहा हरियर हरियर पाए गए, हरियाणा और पंजाब हो गया। फिर ओगी बादा वो नहीं माना, वो सीधा ऊख में घुसा चला जाता रहा। तो गुस्सा में कहे बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल मतलब बिहार हो गया। ए उतर, ऊख पर से उतर, उतर मतलब उत्तर प्रदेश हो गया। मैं कहूं गन्ना लेके गुजर ना जाए, तो गुजर ना जाना मतलब सही गुजरात हो गया। मध्य मना घुसे, समझ गए ना, समझ गए ना, समझ गए ना, समझ गए ना मध्य में ना घुसे, मध्य प्रदेश हो गया। बोलो भाई, मध्य प्रदेश हो गया। तो इन राज्यों में गन्ना उगाया जाता है। तो कौन राज्य हो गए? आपको मैंने बता दिया, गन्ना उगाने के राज्य हो गए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र हो गए, आंध्र प्रदेश हो गए, ठीक है ना। उसके अलावा पंजाब, हरियाणा हो गए, ठीक है ना, कर्नाटक हो गए। अभी अभी हाँ, और एक चीज और है, एक चीज देखिए फिर समझ लीजिए। तो
कर्नाटक भी है। मैंने कहा लड़का गन्ना के लिए नाटक कर रहा है, लड़का गन्ने के लिए नाटक कर रहा है, तो नाटक का मतलब कर्नाटक। जब नाटक किया तो उसको गन्ना दे दिया गया, जब गन्ना दे दिया गया तो मैंने कहा गन्ना हरियर हरियर पाए गए, हरियाणा पंजाब। मैंने कहा उत्तर उत्तर प्रदेश। मैंने कहा बाहर निकल बिहार। मैंने कहा गुजर ना जाना गुजरात। मैंने कहा यार महान भाई थे, ते महानस महाराष्ट्र मध्य प्रदेश आदि राज्यों में गन्ना उगाया जाता है। अगला प्रश्न है कि सरकार द्वारा किसानों के हित में कौन कौन से कार्य किए गए। जी हाँ, सरकार द्वारा किसानों के हित में कौन कौन से कार्य किए गए उसका वर्णन करना है कि सरकार द्वारा किसानों के हित में कौन कौन से कार्य किए गए। तो देखिए निम्न कार्य किए गए। पहला है जोतों की चकबंदी करना। जोतों की चकबंदी मतलब सरकार ने किसानों के लिए क्या किया, जोतों की चकबंदी। जोतों का मतलब हो गया बड़े बड़े खेत थे, उसको कई भागों में टुकड़ा करके क्या कर दिए, बांट दिए, तो डांड बांध दिए चारों तरफ, तो छोटे 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 खेत हो गए। आज से अगर बहुत साल पहले की बात किया जाए तो अगर जो एक क्षेत्र दिखता था ना, ये बड़े बड़े खेत हुआ करते थे, जमींदारी प्रथा चलती थी। हाँ, जो आम आम गांव के लोग है ना, ये क्या करते थे, ये उनके यहाँ मजदूरी करते थे, ठीक है ना। जमींदारी प्रथा, एक जमींदार व्यक्ति होता था, वो गांव के लोगों से काम करवाता था, काम अधिक मात्रा में करवाता था, उसकी कीमत देता था कम ज्यादा करके, ठीक है ना। तो बाद में जमींदारी प्रथा को सरकार ने समाप्त कर दिया और गांव के लोगों को धीरे धीरे करके छोटा छोटा टुकड़े में खेतों को बांट दिया। तो ये सरकार ने किसानों के लिए किया है। उसके बाद जमींदारी प्रथा को समाप्त करना। जो जमींदारी प्रथा थी मतलब कोई एक जमींदार होता था, एक व्यक्ति होता था, वो गांव के वो उसको पूरा जमीन खेत ले लेता था और गांव के सारे लोगों से काम करवाता था, काम करवाने के बाद उन्हें पैसा देता था। तो जमींदारी प्रथा को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और अधिक उपज देने वाले बीजों का निर्माण किया सरकार ने। अधिक उपज मतलब ऐसा कोई बीज का निर्माण किया जिससे अधिक पैदा हो, अधिक पैदा हो, अधिक पैदा हो। उसके अलावा किसानों के लिए कम दर में ऋण देने के लिए बैंकों की स्थापना कर दी सरकार ने। सरकार ने कहा हम बैंकों का स्थापना कर रहे हैं और कम कम ऋण में हम कम ब्याज में आपको पैसा देंगे ताकि आप खेती किसानी कर सके। सरकार ने ये किया। उसके बाद सरकार ने क्या किया, आकाशवाणी और दूरदर्शन का कार्यक्रम चलाया। आकाशवाणी जो बाजा में आता है ना, आकाशवाणी, उसमें खेती किसानी के बारे में बताते हैं। दूरदर्शन चैनल आता है ना, उसमें बताते हैं। तो उससे कब कब क्या चीज बोना चाहिए, कब क्या चीज नहीं बोना चाहिए, क्योंकि जानकारी थी नहीं, तब बहुत पहले की बात है, जानकारी थी नहीं। तो उसमें आकाशवाणी में बताया जाता था सरकारी विभाग तरफ से कि किस फसल को कब बोनी जानी चाहिए, कब काटी जानी चाहिए, और कितने दिन में सिंचाई करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे करके उसमें पूरी जानकारी दिया जाता था। इसमें का लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके अलावा कई प्रश्न है, उसको फिर से बता देंगे अगले वीडियो में। चावल की खेती का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ये तो आपसे पूछ ले किसी एक खाद्य फसल का वर्णन कीजिए, तो खाद्य फसल में आप चावल का भी वर्णन कर सकते हैं, गेहूं का भी कर सकते हैं, या कोई भी फसल का वर्णन, खाने वाली फसल का वर्णन कर सकते हैं। तो चाय की खेती का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। देखिए चाय, चाय नहीं भैया, चावल है, सॉरी 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 सॉरी, मैं क्या बोल रहा था अभी तक मुझे भी नहीं पता चला। चावल की खेती है, जी हाँ, चावल चावल चावल। बहुत सारे लोग हैं जो चावल पर डिपेंड होते हैं, हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन जानकारी के लिए कह रहा हूं। जैसे जो लड़कियां होती हैं, लड़कियां वो अधिक मात्रा में चावल का ही प्रयोग करती हैं, रोटी का प्रयोग नहीं करती हैं। तो चावल में एनर्जी तो होती है लेकिन उतनी एनर्जी नहीं होती है, उतनी एनर्जी नहीं होती है। तो आप लोगों को दोनों मतलब रोटी और चावल मिलाकर खाना चाहिए। मैं अपनी बात बताऊं, मैं पर्सनल अपनी बात बताऊं, चावल मात्र 2 से 3 कौर, हाँ हाँ 2 से 3 कौर चावल हो जाता है, रोटी 2-3 जो भी हो जाए, लेकिन चावल 2 से 3 से 4 कौर से ज्यादा हो ही नहीं सकता चावल। तो ये अपना है। तो चावल में बहुत एनर्जी नहीं होती है, चावल खाने में अच्छा लगता है, चावल खाने में अच्छा लगता है और बिना कचरे आराम से चला जाता है, तो लोगों को सुकून भी मिलता है कि यार बिना कचरे हम लोग ऐसे गटक लेते हैं। और रोटी को ऐसे 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 10 मिनट तक जब करत रहो तब 1 कौर होता है। सही समझा रहे हैं भाई। तो रोटी को कचरने में लोगों को तकलीफ होती है कि भैया इतना मेहनत पड़ा रही, कौन कचरे रोटी को, अरे जाए दे हो, चावल दे दिया हमका, है ना। तो रोटी को कचरने में लोगों को दिक्कत होती है। मम्मी से बोलेंगे मम्मी खा निकाल दो, मम्मी रोटी ना देना चावल दे, अरे बिटिया रोटी खा लग रहा है, अरे नहीं मम्मी देर हो रही है, समझ रहे हैं ना। तो रोटी भी खाया करिए, उसमें एनर्जी होती है। चावल तुरंत पेट भरता है, तुरंत एनर्जी गायब होती है, तुरंत एनर्जी आती है। चावल खाओगे तुरंत एनर्जी मिलेगी, तुरंत पेट भरेगा, लेकिन तुरंत एनर्जी चली भी जाती है। तो चावल और रोटी मिला के बराबर मात्रा में आप लोग खाया करिए। और चावल से तुरंत पेट भर जाता है लेकिन एनर्जी कम मिलती है, और जितनी जल्दी चावल से पेट भरता है ना उतनी जल्दी भूख भी लगती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए फिर आइए हम लोग चावल की खेती का वर्णन करते हैं और बताते हैं कैसे क्या है। देखिए
भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है, यानी चावल को अधिक मात्रा में लोग खाते हैं। अधिक मात्रा का मतलब हो गया अधिक मात्रा में चावल को खाते हैं। चावल सबसे अधिक चीन में पैदा किया जाता है। चावल का उत्पादन सबसे अधिक चीन में है और दूसरे नंबर पे भारत है। कौन नंबर पे है? दूसरे नंबर पे भारत है, यानी चावल उत्पादन में चीन प्रथम स्थान है तथा भारत दूसरा स्थान है। किसमें? चावल उत्पादन में चीन प्रथम स्थान है तथा भारत दूसरा स्थान है। उसके बाद चावल उत्पादन के लिए यानी पैदा करने के लिए यानी चावल की खेती करने के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। मतलब जब 25 से ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। अगला है कि कम वर्षा वाले स्थानों पर, मतलब इसी में है, कम वर्षा वाले स्थानों पर अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले स्थानों पर अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। और सुनिए, चावल उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में उगाया जाता है। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में उगाया जाता है अर्थात डेल्टाई क्षेत्रों में उगाया जाता है। चावल राजस्थान के कुछ ही क्षेत्रों में उगाया जाता है जहां वर्षा होती है, क्योंकि हर जगह वर्षा तो होती नहीं है, ठीक है ना। और चावल जून और जुलाई में बोया जाता है तथा पतझड़ के मौसम में काटा जाता है। तो चावल की खेती के लिए मैंने क्या बताया? चावल भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। चावल उत्पादन में चीन प्रथम स्थान है तथा भारत दूसरा स्थान है। चीन प्रथम स्थान है तथा भारत दूसरा स्थान है। चाय उगाने के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान अधिक होना चाहिए, ठीक है ना। और चावल एक खरीफ की भी फसल है। किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। चावल उगाने के लिए अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। जितना अधिक पानी होगा उतना अच्छा चावल होगा। आपने कभी कभी देखा होगा कि रातों रात बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है, पूरे खेत धान से डूब डूब जाते हैं, चावल से, धान से। लेकिन आप अगर ध्यान दीजिए तो क्या धान खराब होता है? बिल्कुल नहीं खराब होता, बल्कि और बढ़िया से वो बढ़िया उगता है। समझ रहे हैं ना। तो यही कहने का मतलब है कि चावल की खेती के लिए अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है और बार बार सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। गेहूं 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 3-4 बार, 3 बार, 3 बार 4 बार सींचो, फुर्सत हो जाओ। लेकिन अगर चावल की बात करो तो 10 दिन पर, 10 दिन पर, 8 दिन पर, 7 दिन पर सिंचाई करते रहो, करते रहो। क्योंकि धूप रहती है भैया, गर्मी का मौसम रहता है ना। जून जुलाई का मौसम क्या रहता है? गर्मी का मौसम रहता है, तुरंत पानी सूखता है। समझ रहे हैं कि नहीं? बारिश हो गई तो ठीक है, नहीं तो फिर सींचते रहो, ये समस्या हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसमें। हालांकि और क्वेश्चन है, लेकिन और क्वेश्चन बाद में बताएंगे। छोटी छोटी वीडियो पढ़ा रहे हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देखते जाइए। तो दोस्तों, यदि चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक तो तुरंत कर दीजिए भैया, कर दीजिए, कर दीजिए, कर दीजिए, लाइक तुरंत कर दीजिए। एक एक पॉइंट हम आपको समझा रहे हैं। नोट्स आपको मिल जाएगी, नोट्स आपको मिल जाएगी। नोट्स में किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। नोट्स आपको बकायदा मिल जाएगी, नोट्स आपको मिल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। नोट्स मिल जाएगी, नोट्स हमारे पास है। हम आपको नंबर देने वाले हैं, व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करेंगे, आपके पास नोट्स पहुंच जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है।